हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये एक नलिका के रूप में होती है जो कुंडली मारकर कुंडली की तरह बड़ी हुई होती है। छोटी आंत ऊपर की तरफ आमाशय से जुड़ी हुई होती है और नीचे की तरफ बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है। छोटी आंत की संरचना। छोटी आंत जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें इसकी 4 तहें होती है। ये एक नलिका की तरह है जो अंदर से खाली है। इसकी 4 दीवारें हैं। सबसे बाहर की लेयर जो है वो पेरिटोनियम है, जो एक स्नेहिक या सीरस कोट के रूप में होती है। ये बाकी तीनों तहों से जुड़ी हुई होती है। सेकंड नंबर पे है मस्कुलर लेयर मांसपेशियों की बनी हुई होती है। उसके बाद दोनों पेरिटोनियम और मस्कुलर, इन दोनों लेयर्स के बीच में नर्व फ्लैक्स होते हैं, तंत्रिका फ्लैक्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होती हैं, लसिका नलिकाएं होती हैं और ब्लड वेसल्स रक्त नलिकाएं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। उसके बाद तीसरी लेयर है सब म्यूकस लेयर जो होती है, इस लेयर में भी लिम्फेटिक ग्लैंड्स, लसिका ग्रंथियां, लसिका वाहिनी और रक्त वाहिनी होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस नाम का चिकना पदार्थ बनाती है। श्लेष्मिक झिल्ली या श्लेष्मा नाम का चिकना पदार्थ बनाती है। ये चिकनी पेशियों से बनी हुई है और ये स्थिर होती है। स्थिर मीन्स बाकी सब में गति होती है, मूवमेंट होती है, लेकिन ये स्थिर होती है और इसमें सिलवटें पड़ी हुई होती हैं और इसकी दीवार से उंगलियों जैसी रचनाएं, फिंगर जैसी प्रोजेक्शन, जैसे ये उभरी हुई होती हैं। तो यहाँ से ये सब फिंगर जैसी प्रोजेक्शन उभरी हुई हैं और इनको हम विलाई या शोषणांकुर या रसांकुर भी कहते हैं। उसके बाद है छोटी आंत के भाग। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। जो 6 मीटर लंबी नली है, ये इसके 3 भाग हैं। पहला भाग पक्वाशय या ड्यूोडेनम, जो लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है और सी शेप में होता है। दूसरा भाग है जेजुनम, तीसरा भाग है इलियम। ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग हैं छोटी आंत के। पहला भाग 25 सेंटीमीटर लंबा सी शेप में होता है। इसकी अपनी कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती, भोजन को पचाने की कोई इसकी ग्रंथि नहीं होती है, ना ही कोई पाचक रस ये बनाता है। लेकिन इसके अंदर 2 रस होते हैं जो बाहर से आते हैं। कौन कौन से रस हैं? यकृत रस कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और अग्नाशय रस अग्नाशय या पैनक्रियाज बनाते हैं। ये दोनों रस को लाने वाली एक नलिका होती है जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। और वो कॉमन बाइल डक्ट इसी भाग में जहाँ पर खुलती है उसे एम्पुला ऑफ वाटर कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ये डायग्राम दिखाती हूँ जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में शुरू में भी पढ़ा था। ये डायग्राम आप देखें, ये हमारा स्टमक था और स्टमक के बाद ये नलिका जो निकली है ये सी शेप की हमारी नलिका जो है वो ड्यूोडेनम है। और ये जो पत्ते जैसा दिखाई दे रहा है ये पैनक्रियाज है और ऊपर ये जो मशरूम जैसा है ये हमारा लीवर है। तो लीवर से एक नलिका निकली, उस नलिका में बाइल जूस है और बाइल जूस यहाँ पर जैसे नाशपाती जैसा ये है, ये गॉल ब्लैडर है। बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। जब जरूरत हो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है और इधर से हमारा ये नलिका के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस आया। दोनों नलिकाएं मिलकर यहाँ पर सी भाग पे खुल रही हैं जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो स्टमक के बाद हमारी छोटी आंत यहाँ से शुरू हो गई और उसके बाद ये टेढ़ी मेढ़ी नलिका की तरह पड़ी हुई है और इसका आखिरी भाग यहाँ पर ये बड़ी आंत में जुड़ा। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी ज़्यादा है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, फिर साइड में, फिर ये नीचे की तरफ इधर आ रही है। ठीक है, ये हमारी बड़ी आंत है। अंदर इसके ये पड़ी हुई छोटी आंत है।
ठीक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जेजुनम भाग सी शेप वाला 25 सेंटीमीटर का भाग 6 मीटर में से निकाल दें तो बचा हुआ 6.25 मीटर जो है 5 मीटर 75 सेंटीमीटर, उसका 2/5 भाग जो है वो जेजुनम होता है। इसमें कोई विशेष पाचन क्रिया नहीं होती है, तो पाचन की दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसका काम पक्वाशय से भोजन को इलियम में भेजना है। उसके बाद है इलियम। इलियम जो है वो बाकी बची हुई जो 5 मीटर 75 सेंटीमीटर वाले छोटी आंत रहेगी, उसका 3/5 भाग जो है वो इलियम का बना हुआ होता है। और इस भाग में पूरी पाचन क्रिया खत्म हो जाती है और इसी भाग में अवशोषण की क्रिया भी होती है। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन क्रिया। छोटी आंत में पाचन क्रिया 2 भागों में होती है, पक्वाशय में और इलियम में। जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता। अब पक्वाशय में जो पाचन क्रिया होती है वहाँ हमने पढ़ा है कि 2 रस आते हैं, पित्त रस, बाइल जूस, अग्नाशय रस, पैनक्रिएटिक जूस। बाइल जूस जो है वो लीवर ने बनाया, स्टोर करके रखा गॉल ब्लैडर में, जिसमें आम भाषा में पित्त की थैली भी कहते हैं, और इस रस को हम पित्त रस भी बोलते हैं। और ये अक्षारीय होता है। अक्षारीय क्यों होता है? क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ होता है। इसका कलर येलोइश ग्रीन, पीला हरा रंग इसका होता है। इसमें वाटर होता है जो इसको एक लिक्विड फॉर्म में रखता है तरल रूप में। इसमें बाइल साल्ट होता है जो पित्त लवण 3 है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोचोलेट, सोडियम टोरोचोलेट। उसके बाद इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन जो येलो कलर का है, बिलीवर्डिन जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, इस तरह से अब ये बाइल जूस में क्या क्या है? सबसे पहला इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकंड नंबर पे वाटर, थर्ड नंबर पे बाइल सॉल्ट और फोर्थ नंबर पे बाइल पिगमेंट्स। नेक्स्ट है पैनक्रिएटिक अभी हमने बाइल जूस के फंक्शंस करने हैं, ये क्या कार्य करता है। सबसे पहला कार्य बाइल जूस का होता है कि ये जो न्यूट्रलाइज करता है, उदासीन करता है। इससे पहले बाइल जूस से पहले स्टमक में हमारा भोजन था, स्टमक में जो रस था गैस्ट्रिक जूस वो अम्लीय होता है, तो उसको वहाँ से जो भोजन आया है उसको काइम कहते हैं। तो जो अम्लीयता थी उसको ये उदासीन कर देता है, जो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये उदासीन करने का काम करता है। उसके बाद ये उदासीन करने से ये भी फायदा होता है कि जो भी बाइल जूस के रासायनिक कार्य बाइल जूस के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम था उसके प्रभाव को भी ये खत्म कर देता है, डीएक्टिवेट करता है। उसके बाद ये यूरिया और यूरिक एसिड बनाता है प्रोटीन से, जिनको किडनीज बाहर निकाल देती है। शरीर में जो भी जहरीले पदार्थ आते हैं, टॉक्सिन्स आते हैं, उनको भी हटाने का काम करता है बाइल जूस। उसके बाद चौथे नंबर पे है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको बोलते हैं वसा का पाइसीकरण। पाइसीकरण मतलब वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। उसको जो अघुलनशील वसा थी, वसा आप पानी में मिलाते हो तो नहीं घुलती है, लेकिन छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसको घुलनशील रूप में बदल देता है, मिल्की वाइट उसका कलर हो जाता है, दूधिया तरल उसे हम बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण के बाद ही वसा के ऊपर जो भी एंजाइम है वो क्रिया कर सकते हैं। उसके बाद है ये वसा के एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में सहायता करता है। जो डाइट के साथ हमने वसा ली उसको एब्जॉर्ब करने में भी ये मदद करता है, अवशोषण में। और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उन विटामिन को भी ये एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसके बाद है ये कलर देता है बाइल जूस। कलर कौन देता है? येलो ग्रीन, जो येलोइश ग्रीन इसका कलर आया। उसके बाद है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस अग्नाशय रस भी बोलते हैं, अग्नाशय इसको बनाता है और ये रस अक्षारीय होता है, ये रस भी। और इसको कंट्रोल करते हैं 2 हार्मोन। पहला है सेक्रेटिन हार्मोन, दूसरा कोलिसिस्टोकिनिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन जो है ये हमारी अग्नाशय ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, उसको उत्तेजित करता है कि वो एक ऐसा तरल पदार्थ बनाए जिस तरल पदार्थ के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट हो। यही सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले पेप्सिन को उसको निष्क्रिय करता है, डीएक्टिवेट करता है।
अगर ये डीएक्टिवेट ना किया जाए तो पेप्सिन एंजाइम हमारी आंत की अंदर की दीवार को नष्ट कर देगा। तो उसको सुरक्षा के लिए ये पेप्सिन एंजाइम को निष्क्रिय करने का काम सेक्रेटिन करता है। दूसरा हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वो 3 एंजाइम्स को रिलीज करता है, उसमें मदद करता है। पहला है अमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लाइपेज। अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे, लाइपेज फैट या वसा पे। अब अमाइलेज एंजाइम जो है, इससे पहले हमारे मुख में लारस में कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करने वाला टाइलिन एंजाइम था। उसके बाद कार्बोज पे क्रिया करने वाला जो अमाइलेज एंजाइम आया है, ये उससे ज़्यादा शक्तिशाली है और ये चाहे स्टार्च कच्ची हो चाहे पकी हुई हो, दोनों पे क्रिया करके उसको घुलनशील माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पे क्रिया करता है और प्रोटीन जो कि पेप्सिन ने जिस प्रोटीन को क्रिया करके उसको प्रोटियोसिस में पेप्टोन्स में बदल दिया था, उन प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन एंजाइम खंडित करके पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। ये इनएक्टिव अवस्था में, अक्रियाशील अवस्था में पड़ा रहता है, जिसे ट्रिप्सिनोजन कहते हैं। और एंट्रोकाइनेज एक एंजाइम इस अक्रियाशील या इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव या क्रियाशील ट्रिप्सिन में बदल देता है। इसके अलावा पैनक्रिएटिक जूस में 3 और तत्व होते हैं, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इंसुलिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन जो है ये भी प्रोटीन पे क्रिया करने वाला होता है एंजाइम। कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी प्रोटीन पे क्रिया करने वाले एंजाइम होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर क्रिया करते हैं, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज इत्यादि। इंसुलिन जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। उसके बाद छोटी आंत का अगला भाग है जिसमें पाचन होता है, इलियम। जैजुनम में पाचन नहीं होता तो उसको हमने छोड़ दिया। फिर है इलियम। इलियम भाग जो है छोटी आंत का, इसकी अंदर इंटेस्टिनल जूस या आंतरस इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। आंतरस जो है वो भी अक्षारीय होता है और इसमें 3 एंजाइम होते हैं। प्रोटीन पे क्रिया करने वाला एरिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट्स पे क्रिया करने वाले ये 3 एंजाइम हैं और वसा पे क्रिया करने वाला लाइपेज एंजाइम। एरिप्सिन एंजाइम जो है ये एक प्रकार का सामूहिक नाम रखा गया है प्रोटीन पे क्रिया करने वाले कई एंजाइम्स का। तो ये प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड्स में बदल दी थी ट्रिप्सिन ने, उन पॉलीपेप्टाइड्स पे क्रिया करके उनको पहले पेप्टाइड्स में बदलता है, फिर उनको अमीनो एसिड में बदलता है। तो जब हमारी प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल गई तो प्रोटीन का पाचन कंप्लीट हो गया। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स पे क्रिया करने वाले 3 एंजाइम हैं। माल्टेज एंजाइम माल्टोज पे क्रिया करके उसको 2 ग्लूकोज के कणों में बदल देता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज पे क्रिया करके उसको 1 कण ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज में बदलता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पे क्रिया करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। तो ये सभी जो एंजाइम है ये डाइसैकेराइड्स पे क्रिया करते हैं और डाइसैकेराइड्स माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी पूरा हो गया। प्रोटीन के पाचन से बना अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन से बना ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, उसके बाद तीसरा लाइपेज एंजाइम। जैसे लाइपेज एंजाइम यहाँ भी फैट पे क्रिया करके ग्लिसरॉल फैटी एसिड में बदला, उसके बाद अगर कुछ वसा बच गई है तो उसको ये लाइपेज एंजाइम ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल देगा। लेकिन ये लाइपेज एंजाइम तभी काम कर पाता है अगर वसा का पहले इमल्सिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ही ये हमारा पाचन क्रिया छोटी आंत में पूरी हो गई। जब आमाशय से भोजन निकला था तो उसको हम चाइम कहते हैं, CHYME चाइम। और जब छोटी आंत से भोजन पाचन के बाद निकलता है उसको चाइल बोला जाता है। और ये 4 घंटे के लगभग छोटी आंत में हमारा भोजन रहता है। इसके बाद छोटी आंत में अवशोषण का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।